नमस्ते। आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। आज सुनिए अनेकानेक विशिष्ट सम्मानों से सम्मानित साहित्यकार श्री आदित्य अभिनव जी की लिखी एक मर्मस्पर्शी कहानी माँ। अब सुनिए कहानी आशा की जुबानी। चाचा, देखते हैं कौन बेटी रखती है। तुमको 10 दिन भी गुजारा नहीं होगा। बहू प्रिया ने हाथ चमकाते हुए कहा। जाओ जाओ, तुम अपना दिन चखो। बड़का बड़का का घमंड नहीं रहा, रावण जैसे बलि का घमंड नहीं रहा, तो तू कवन खेत की मुरई हो, बहुत बड़का मुंह चीरा हुआ है। कहकर कांति देवी मुंह में आंचल डालकर फपक फपक कर रोने लगी। यह आए दिन होने वाला गृह कलह 1 साल पहले श्रीमती नारायणी देवी महाविद्यालय अंबिकापुर में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्त डॉक्टर आनंद सहाय के यहाँ का है। हर तीसरे चौथे दिन सास बहू का बदकुच्चन आम बात है। डॉक्टर आनंद कांति देवी की पहली संतान है। उनके पिता स्वर्गीय कमलेश्वर सहाय की दूसरी पत्नी है कांति देवी। शादी के समय उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी, जबकि कमलेश्वर सहाय की थी 27 साल। उनकी पहली पत्नी कमला देवी दूसरी संतान को जन्म देने के 7 दिन बाद ही चल बसी थी। कमलेश्वर ने तो पहले दूसरी शादी से आनाकानी किया, लेकिन लोगों को यह समझाने के बाद कि वंश बढ़ाने के लिए पुत्र तो होना ही चाहिए, वे शादी के लिए राजी हो गए। उनकी बड़ी बेटी प्रमिला तब तक 2.5 साल की हो चुकी थी। सहाय जी का परिवार अच्छा खाता पीता परिवार था। 10 कोस के चौफेरा में उनके परिवार का नाम था। इधर कांति देवी अपने परिवार की सबसे छोटी बेटी थी। उनके पिता राम सिंहासन लाल ज़्यादा पढ़े लिखे न थे, अतः खेती किसानी से घर का पालन पोषण करते थे। परिवार में उनके 5 बेटियों और 2 बेटों के अतिरिक्त उनके स्वर्गीय बड़े भाई की भी 3 बेटियां थीं, जिनका शादी ब्याह भी इन्होंने ही किया। छोटी बेटी कांति देवी के ब्याह के समय उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, अतः अपनी सबसे दुलारी बेटी का विवाह दुआह बर से करना पड़ रहा था। वैसे तो कांति देवी की उम्र तो अभी पढ़ने की थी, लेकिन उस जमाने के हिसाब से शादी के लिए ज़्यादा ही माना जाएगा, क्योंकि उनकी बड़ी बहनों की शादी 13-14 साल की उम्र में ही हो गई थी। शादी के बाद कांति देवी जब ससुराल आई तो आते ही गोद में 1.5 महीने की निभा को देते हुए सास शकुंतला ने कहा, लो संभालो अपनी बेटिया। इस प्रकार नवविवाहिता का सुख उनके भाग्य में नहीं था। सो डोली से उतरते ही सौत की दूध मुही बिटिया को पालने पोसने और गोमूत्र करने में लग गई। यदि प्रमिला और निभा नहीं होती तो शायद 1-1.5 साल नई नवेली दुल्हन का सुख मिल पाता। खैर, सब नसीब का खेल होता है। डॉक्टर आनंद प्रतिदिन की भांति संध्या के समय टहलने गए थे। अभी घर में प्रवेश ही किया था कि माँ ने कहा, बबुआ हो बबुआ, अब हम हियान ना रहब, हमरा के घरे पहुँचा द। तोहरा मेहरारू के आगे हमरा कुत्ता कौआ के मोल भी नहीं खे हे बबुआ। इसके साथ ही वह बुक्का फाड़ कर रोने लगी। आनंद ने पत्नी से कहा, प्रिया क्या हुआ? तुमको कितनी बार समझाया कि माँ से झगड़ा ना किया करो, लेकिन फिर भी तुम। मैंने नहीं, इसी ने किया है। यह डोमरहो ये चाहती है कि टोला मोहल्ला में आपका नाम बदनाम हो, इसीलिए छोटी छोटी बात पर कलकान शुरू कर देती है। मैंने कहा है ना कि माँ को समझ नहीं है। तुझे तो समझ है, तुम समझा करो। रात दिन का कलह ठीक नहीं होता। आनंद ने क्रोध से झुंझलाते हुए कहा, अरे कलह मैं नहीं, आपकी माँ नादती है। 1 नंबर की कलही डोमिन है, नचनी है नचनी। हाथ चमका चमका कर दरवाजे पर जा जाकर सबको सुना कर फेंटा कस कस के लड़ती है। अरे मैं तो खुद इससे बचना चाहती हूँ। गू पर ढेला फेंकने पर छींटा अपने ऊपर ही पड़ता है। भक्तिन कलहीन।
कहकर प्रिया ने अपने 3 साल के बेटे अभिनव को लेकर ऐंठते हुए अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। आनंद ने माँ से पूछा, क्या हुआ था अम्मा, क्या बात है? कुछ नहीं बबुआ, मैंने इस भगोना में चाय बनाया तो किचन में आके बड़बड़ाने लगी। सब बर्तन में चाय बना बना कचला जला कर करिया करोठा कर देगी। कितनी बार कहा कि एक ही बर्तन टिफिन में बनाए, लेकिन काहे को मानेगी? जो मांझता है उसको ना पता चलता है। बबुआ, मुझसे जब ना रहा गया तो मैंने कहा कि मैं धो दूंगी, तो हतक हमक के बोली, जहाँ तहाँ घूमने छिछियाने से फुर्सत होगा तब ना। बबुआ हो बबुआ, हमरा ये घर में दाई लौड़ी के बराबर भी मोल नहीं खे। फिर जब कहनी हम कि हम चले जाए अपना बेटी के पास, तो बोली, दूर दूर, तुमको कौन बेटी पूछती है, कबनो ना पूछेगी, कबनो ना। वह यही कह करके बैठ करके माथे पर हाथ रख कर फपक फपक कर रोने लगी। आज हमरा एक गति, दूर दूर बिल बिल, दू गो बेटा गवा देनी, भतार चल गए तो हमरा ई दुर्गति। ए बबुआ हो बबुआ, कहती हुई छाती पीट पीट कर बिलख बिलख कर रोने लगी। आनंद ने अपनी बाहों में समेट कर ढाढ़स बंधाया, दिलासा देते हुए कहा, अम्मा मत घबराओ, शांत हो जाओ, कुछ व्यवस्था करता हूँ मैं, कुछ करता हूँ अम्मा। माँ को अपने कमरे में ले जाकर बेड पर लेटाकर खुद ड्राइंग रूम में आज सोफे पर बैठ दोनों हाथों से चेहरे को ढक चिंता मग्न निमग्न हो गए। डॉक्टर आनंद अपने अतीत के धुंधलकों में खो गए। उन्हें अपना बचपन याद आने लगा। उनकी माँ लंबे काले घुंघराले बालों वाले पतली छरहरी सूती साड़ी पहने हुए वह उसकी साड़ी को पकड़े जहाँ जहाँ जाती वहाँ वहाँ जाता। माँ किसी से बात भी करती तो 3 साल का बालक साड़ी पकड़े रहता। माँ कहती, तुम जाओ, मैं चाची से बात करके आती हूँ, लेकिन वह साड़ी नहीं छोड़ता। घर में 2 बहनों के बाद उसका जन्म हुआ था। पूरे परिवार का दुलारा था। उसके दादा उसे सदा अपने साथ रखते। वह अपनी माँ की पहली संतान था, माँ के जिगर का टुकड़ा था। दोनों बहनें बड़ी का प्यारा छोटा भाई था। हर छोटी छोटी बातों पर जिद कर बैठता, यह नहीं खाऊंगा, वह नहीं खाऊंगा। माँ आस पास से मांग कर लाती, जिद पूरा करती। अत्यधिक प्यार दुलार ने उसे उद्दंड और शरारती बना दिया था। जरा जरा सी बात पर वह बहनों पर हाथ चला देता। धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया। अब परिवार 5 बहनों और 3 भाइयों का हो चुका था। साथ में दादा दादी जी भी थे। कुल 12 लोगों का परिवार। सभी बच्चे उम्र के साथ बढ़ने वाले। सबकी पढ़ाई लिखाई का खर्च। आमदनी के नाम पर पिताजी की 5-6 महीने की शुगर फैक्ट्री की प्राइवेट नौकरी। खेती भी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि तब तक ज़मीन का बंटवारा हो गया था और उसके बाबा के हिस्से में 2 बीघा ज़मीन ही आई थी। खेती से मुश्किल से 4-5 महीने के लिए अन्न हो पाता था। ये तो अच्छा था कि पिताजी के भाइयों के बीच आपस में ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ था, अन्यथा और मुश्किल स्थिति हो जाती। माँ इन परिस्थितियों में घर चला रही थी। सुबह से शाम तक सारा काम करती, बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजना, दादा दादी जी की सेवा टहल, खेती गृहस्थी के 50 काम हुआ करते। माँ कभी थकती नहीं। एक दिन दोपहर में वह अपने मित्र अखिलेश शाह के यहाँ पढ़ने गया था। 5 बजे शाम को जब घर आया तो पता चला कि 9 साल के छोटे भाई सुजीत का हाथ खेलते समय सहजन के पेड़ से गिरने से टूट गया है। पिताजी पौंडीचेरी अपनी नौकरी पर थे। वह अपने बाबा के साथ सुजीत को लेकर छपरा सदर अस्पताल गया। वहाँ प्लास्टर चढ़ा था, सही ढंग से प्लास्टर नहीं हुआ, हाथ टेढ़ा हो गया था। पिताजी जब आए तो सबसे छोटे वाले चाचा, जो बेगूसराय की जानी मानी डॉक्टर प्रमिला श्रीवास्तव के यहाँ कंपाउंडर थे, कि यहाँ ले गए। कुछ दिन तक पैराफिन पिघला कर चढ़ाया गया और एक्सरसाइज कराया गया। कुछ लाभ नहीं हुआ।
वहीं एक नौसिखिया डॉक्टर बोला कि नस में इंजेक्शन देने से नस चालू हो जाएगा, हाथ ठीक हो जाएगा। इंजेक्शन दिया गया तो पूरे शरीर में पॉइजन फैल गया। भाई का लाश भी वहीं मुकामा घाट पर दफना दिया गया था। माँ को जीवन में पहली बार इतनी बड़ी चोट लगी थी। अब उसके 2 बेटे ही बच गए थे। बाबा ओझाओं ने इस अवसर का लाभ उठाया था। माँ को भरमा कर बहुत ठगा था इन बाबाओं और ओझाओं ने। समय बीतता गया, धीरे धीरे माँ घर परिवार में रम गई। तब तक मेरी नौकरी भारतीय वायुसेना में लग चुकी थी। 3 बहनों की शादियां भी हो गई थी। मेरा छोटा भाई नीरज की बीए फाइनल की परीक्षा हो गई थी। गांव के कुछ लड़के करनाल में डाइंग मास्टर का काम करते थे। अच्छी आमदनी थी उनकी। वह उनके साथ डाइंग मास्टर का काम सीखने के लिए साथ हो लिया। लेकिन किसको पता था कि उसका करनाल जाना हम सबको सदा के लिए छोड़ जाना होगा। मेरी तब तक शादी हो गई थी। कुछ दिन पहले ही मेरी पोस्टिंग जोधपुर में हुई थी। रोड एक्सीडेंट का फ़ोन आया था मेरे पास। फिर पता चला कि मेरा भाई नहीं रहा। भाई की मृत्यु की खबर ने मुझे इतना विह्वल व्यथित कर दिया कि मैं अर्धविक्षिप्त की अवस्था में पहुंच गया था। उस समय पत्नी प्रिया ने स्थिति को यदि ना संभाला होता तो शायद मैं इस सदमे से उबर नहीं पाता। पिताजी उस समय रिटायर्ड हो गए थे। उन्हें कालाजार हो गया था। यह हृदय विदारक सूचना जब घर पहुंची तो माँ की स्थिति का वर्णन करना संभव नहीं था। वह रोते रोते धम से जमीन पर गिर पड़ती, छाती को पीट पीट कर लहूलुहान कर चुकी थी। पिताजी सदमे से उबर नहीं पा रहे थे। लगता था कि पुत्र शोक इनकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। बड़ी मुश्किल से उनको बचाया गया। मैं करनाल में थी। उनका अंतिम संस्कार कर जब घर आया तो माँ का विलाप सुन मैं भी अधीर की भांति रोने लगा था। माँ ने मुझे बाहों में भर लिया और प्रलाप करते हुए बोली, बबुआ हो बबुआ, तोहार दहिना बाहवा टूट गए हो बबुआ। वह मूर्छित होकर गिर पड़ी थी। माँ के मुसीबतों का अंत यही नहीं हुआ। भाई के श्राद्ध कर्म के बाद पिताजी मेरे साथ जोधपुर आए थे। वहाँ मैंने मिलिट्री हॉस्पिटल जोधपुर में उनको कालाजार का विधिवत इलाज करवाया था। 2 महीने बाद ही वे घर जाने की जिद करने लगे। एक मित्र जो कानपुर जा रहे थे, उनके साथ मैंने उन्हें घर भेज दिया। ट्रेन पर बिठाकर मैं क्वार्टर आया था। पिताजी का यह मेरा अंतिम दर्शन था। 1 सप्ताह के बाद घर से खबर आई थी कि पिताजी पटना पीएमसीएच में भर्ती हैं। सीवियर हार्ट अटैक हुआ था। मुझे विश्वास था कि पिताजी को मैं बचा लूँगा, लेकिन मेरे पहुँचने के पहले ही पिताजी हम सबको छोड़कर जा चुके थे। माँ के जीवन का यह तीसरा और सबसे ज़्यादा पीड़ादायक आघात था। मैं घर पहुँचा तो पिताजी के शव को बर्फ में रखा गया था। माँ मुझसे लिपट कर बिलख बिलख कर रोने लगी। वह बार बार मुझसे कह रही थी, बबुआ हो बबुआ, तू टूअर हो गए हो बबुआ। वह पिताजी के लाश पर दहाड़ मार कर गिर पड़ी थी। अब माँ के जीवन का एकमात्र सहारा मैं ही था। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि स्त्री का हृदय जितना सहनशील होता है, शायद यही कारण है कि स्त्री की तुलना धरती से की जाती है। हर तरह की मुसीबतों को सहकर भी अपने संतान के लिए मंगल कामना स्त्री ही कर सकती है, एक माँ ही कर सकती है। मेरे ऊपर जिम्मेवारियों का पहाड़ आ पड़ा था, लेकिन माँ हमेशा कहती, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं हूं ना। आज उस माँ की यह दयनीय दशा मेरे ही घर में, अपने बेटे के घर में, मेरे ही सामने। मुझे याद आता है 1.5 साल पहले की एक घटना। प्रिया और माँ के बीच वाक युद्ध अपने चरम पर था। मुझसे नहीं रहा गया तो मैं प्रिया को शांत करने के लिए बल प्रयोग पर उतर आया था। फिर क्या था, उसने भी चप्पल चला दिया था माँ पर। मैं तो सन्न रह गया था। माँ का इतना अपमान। प्रिया स्वयं एक स्त्री होकर अपने सासू माँ का ऐसा अपमान, इस प्रकार दुर्व्यवहार करेगी।
मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। सब सहते रहती थी माँ। मैं भी परिवार चलाने के नाम पर मूक बना हुआ था। पिताजी के मरने के बाद मैंने माँ के चेहरे पर कभी खुशी नहीं देखी थी। मुझे अपना बचपन याद आता है। होली, लंबा चौड़ा आंगन, माँ कीचड़ कादो रंग अबीर गुलाल से सनी हुई अपने देवरों के साथ उल्लासपूर्वक होली खेल रही है। दिवाली में टोले मोहल्ले के लोगों को गुजिया, मिठाई, दही बड़ा परोस रही है। दुर्गा पूजा के समय नवरात्रि का आयोजन का धूमधाम। थाली में पूरियाँ, अंकुरित चना और मिठाइयाँ रख माँ भक्ति भाव में डूबी मैया का गीत गाते पूजन करने जा रही है। सारे दृश्य मेरी आंखों के सामने नाचने लगते हैं। वही अब एक मायूसी, खामोशी हमेशा उनके चेहरे पर छाई रहती है। मैं तीसरे दिन माँ को लेकर अपने गांव आया था। वहाँ 2 दिन रुककर वापस अंबिकापुर आ गया था। मैं हर महीने 2,000-2,500 रुपये भेजकर अपने आप को जिम्मेवारियों से मुक्त कर लेता था। लेकिन माँ की दर्द, पीड़ा उससे भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। मेरी सबसे छोटी बहन कल्पना, जिसकी शादी माँ के देखे परखे लड़के से मैंने की थी, वह शराबी निकला था। बहन का सारा गहना बेचकर पी गया। माँ उसके चिंता में घुलती रहती। मेरी बहन अब मेरे घर आकर रहने लगी थी। समय बीतते गया। मैं माँ से 2-3 दिन पर बात कर लेता था। हर महीने रुपये भेज देता था। माँ से ही सभी बहनों का हाल चाल पता चल जाता था। उससे बात करने पर लगता कि वह मेरे पास आना चाहती है, लेकिन प्रिया के कारण अपने आप को ज़बरदस्ती रोक लेती है। उसका मन हमेशा मुझ में ही लगा रहता। प्रणाम करने पर ढेरों आशीष देती, लेकिन यहाँ प्रिया के मन में उसके प्रति विषवेल बढ़ता ही जा रहा था। मेरा बेटा अभिनव भी अपने माँ के सिखाए शब्दों से दादी को संबोधित करता। पगली दादी, कुत्ती दादी, दुष्ट दादी। मैं उसे डांटता तो मुझे भी वह बुरा, दुष्ट, गंदा बोलता। कहीं ना कहीं माँ से आया विष उसमें फल रहा था। एक दिन कॉलेज से आया ही था कि प्रिया ने कहा, बड़ी दीदी का फ़ोन आया था। बता रही थी कि आपकी माँ ने गांव का सब खेत बेच दिया और रुपए पियक्कड़ दामाद को दे दिया। चलो ठीक है, घर के ज़मीन का लफड़ा चल रहा था। अच्छा हुआ ना कि ज़मीन बेच दिया, नहीं तो ज़मीन के चक्कर में मर मुकदमा करना, लड़ना पड़ता। मैंने ठंडी सांस लेते हुए कहा, लेकिन ये तो देखिए, बाप दादे की संपत्ति पर आने वाली पीढ़ियों का हक होता है। हमारा हक है, हमारा पैसा है, और दे दिया पियक्कड़ दामाद को। वाह भाई वाह, गजब। प्रिया का चेहरा रोष से तमतमाया हुआ था। तभी बीच में बेटा अभिनव बोल उठा, दुष्ट दादी, पगली दादी, कुत्ती दादी, मैं उसे आने नहीं दूंगा। मैंने कहा, चुप रहो तुम लोग, पिताजी की संपत्ति थी, उसको जो मन में आए करे। लेकिन इस बात का मेरे मन में भी कहीं ना कहीं पहुंचा था। माँ को मुझे बताना चाहिए था, पैसा मुझे देना चाहिए था। खैर, वक्त गुजरता गया। जनवरी का महीना था। ठंड अपने चरम पर था। एक दिन कल्पना का फ़ोन आया, माँ की स्थिति बहुत खराब है, जल्दी आओ। मैं प्रिया और अभिनव के साथ घर पहुंचा। प्रिया के मन का रोष अभी भी कम नहीं हुआ था। घर पहुंचने पर मैंने देखा कि माँ बिछावन पर मरनासन पड़ी है। जाते ही कल्पना मुझे पकड़ कर रोने लगी। मैंने उसे ढाढ़स दिया और माँ का सिर गोद में लेकर बैठ गया। टोले मोहल्ले की महिलाएं आई हुई थी। सब कहने लगी, तुम्हारा ही नाम रटती थी, बार बार बबुआ बबुआ करती थी, तुम आ गए हो, अपने हाथ से गंगाजल पिला दो। मैं माँ के चेहरे को ध्यान से देख रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों का झोला बन चुका था। शरीर में मात्र हड्डी चमड़ी ही बचा था। आंखें बंद थी। कभी कभी पलकों में हलचल सी होती। शायद माँ आंखें खोलकर मुझे देखना चाहती थी। उसने एक बार आंखें खोली और धीरे से कहा, बबुआ। मैंने कहा, हाँ अम्मा,
मैं तुम्हारा बबुआ। उसने हाथ से कुछ पिलाने का इशारा किया। मैंने उसके मुंह में गंगाजल डाल दिया। एक हिचकी आई और वह एकदम शांत हो गई। माँ के श्राद्ध के बाद भाई का भोज होना था। सभी रिश्तेदार मौजूद थे, सभी बहनें भी आई थीं। कल परसों में सब चले जाएंगी। सबने कहा कि माँ का बक्सा खोला जाए, जिसको वह हमेशा बंद रखती थी। मंजली दीदी ने बक्सा खोला। बक्सा में साड़ी, साया, ब्लाउज का एक सेट था जो कि बहुत पुराना लग रहा था। शायद माँ के शादी का जोड़ा था। साथ में कंधावर भी था। शायद पिताजी ने शादी के समय कंधे पर रखा होगा। इन सब के बीच एक फोटो मिला था जिसमें मैं नंगा बैठा था और पीछे से पिताजी पकड़े हुए थे। बक्से के कोने में पुरानी लाल रंग की गांधी डायरी पड़ी थी। डायरी को खोला गया। उसके अंदर पड़ोस के गांव तरैया के स्टेट बैंक का पासबुक था, जिसके बीच में एक फिक्स डिपॉजिट का कागज़ था। फिक्स अमाउंट 5 लाख। नॉमिनी आनंद सहाय। एक कोने में पुराने कपड़े का एक गोला पड़ा था। शायद कोई चीज़ हिफाजत के लिए लपेट कर रखी हुई हो। कपड़े को हटाया गया। उसमें से एक डिब्बा था जिसमें पुराने ढंग का सोने का भारी भरकम मांग टिक्का था, जो 3 तोले से ज़्यादा ही वजन का था। उसमें एक धागा बंधा था जिसमें कागज़ लगा हुआ था, जिस पर लिखा था बहू के लिए। लिखावट माँ की थी। इतिश्री। कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट करके अवश्य बताएं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आगे की कहानियों को सुनने के लिए। कहानी को लाइक करें और अपनों को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।